अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम फ़लस्तीन से है। बैतुल मुक़द्दस के अंदर गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद लड़ाई जारी है। इसराइली यहूदी शहरी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और इसी तरह से इसराइल की पुलिस और फ़ौज भी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 2 दिन की लड़ाई के अंदर 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जबकि 10 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादतों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 रोज़ से फ़लस्तीन के पुराने इलाके बैतुल मुक़द्दस के अंदर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक़सा में यहूदी इबादतकारों की आमद को रोक रहे हैं, यहूदियों को आने नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरी जानिब इसराइली यहूदी फोर्सेस मुसलमानों पर भी हमला कर रही हैं। मुसलमानों को भी तरावी की नमाज और दीगर नमाज़ों की अदायगी से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि आप जानते हैं नमाज रोज़ रमज़ान से पहले जो मस्जिद अक़सा के लाउड स्पीकर हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया था, उनकी तारें काट दी गई थी, जिसके बाद हालात कशीदा हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में है। मुत्तहिदा अरब इमारात हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर या दीगर ममालिक, वो खामोश हैं क्योंकि इसराइल के साथ ताल्लुकात उन्हें ज़्यादा अजीज़ हैं, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमान आज भी पुकार रहे हैं कि कहाँ चले गए हमारे वो भाई जिनको अल्लाह ने भी ईमान की वजह से भाई हमारा करार दिया था, आखिर वो हमारी मदद को क्यों नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मराकश और सूडान वगैरह इसराइल को तस्लीम करके बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए फ़्लाइटें शुरू की जा रही हैं, टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, तिजारत को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम जारी है। इस जुल्म सितम को रुकवाना पाकिस्तान, तुर्की, उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन ने मंजूरी दे दी है कि अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल जितना भी इक्विपमेंट अफगानिस्तान के अंदर है उसे फौरी तौर पर निकाला जाए और इसके लिए नाज़रीन किराम अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ भी बाकायदा खलीज के अंदर पहुँच गए हैं, जहाँ से अमेरिका अपने जंगी साजो सामान को वापस अमेरिका मुंतकिल कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी टैंकों की, अमेरिकी जंगी जहाज़ों की और इसी तरह से अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल जितना भी दीगर असलहा है उसके निकालने का आगाज़ हो चुका है। 2500 अमेरिकी फ़ौजें भी आने वाले 10 से 15 दिनों में अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, क्योंकि अफ़गान तालिबान अमेरिका की किसी बात पर राज़ी नहीं हुए, जिसके बाद हालात कशीदा होने का ख़दशा है। इसलिए जो बाइडन ने फौरी तौर पर मंजूरी दी है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें और अपना इक्विपमेंट अफ़गानिस्तान से निकाले। नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान इस पर जश्न मना रहे हैं, जबकि काबुल हुकूमत की सफ़ों में सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और नेटो के इनखिला के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ही की हुकूमत होगी और अशरफ गनी की हुकूमत नहीं चलेगी। ये आलमी ज़राया ब्लॉग पर बाकायदा इसकी रिपोर्टें भी नशर हो चुकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिसमें अफ़गानिस्तान के इशू पर डिस्कशन हुई है और साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से तुर्की को यकीन दहानी कराई गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस पाकिस्तान लीड कर रहा है। तुर्की की कोशिशों को भी पाकिस्तान सराहता है। अफ़गान तालिबान को कायल किया जाएगा कि वह तुर्की के अंदर जो समिट हो रही है ईद के बाद उसमें ज़रूर शिरकत करें। अफ़गान तालिबान भी पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोहा एग्रीमेंट के तहत अमेरिका, नेटो को अफ़गानिस्तान छोड़ना होगा। साथ नाज़रीन किराम रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस में शदीद तरीन झड़पें सामने आई हैं। मज़ीद 34 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 11 काबुल फ़ौजी सरेंडर हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और खौफनाक कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत को बदतरीन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। अल जज़ीरा जो अरब दुनिया का एक मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर राबते शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत को कह दिया है कि कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिन्हें भारत को वापस लेना होगा
तभी पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात बहाल कर सकता है, ताल्लुकात बायलैटरल ट्रेड को शुरू किया जा सकता है। नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इस हवाले से भारत ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है। पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाली के लिए भारत मुतनाज़ा इक़दामात वापस ले रहा है और आने वाले दिनों में इसकी इत्तलात सामने आ सकती हैं और पाकिस्तान भी भारत के साथ राबते बहाल कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान को ये बात लाज़मी समझना होगी कि कश्मीर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब तक कश्मीर के अंदर से मुतनाज़ा इक़दामात वापस नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के ताल्लुकात बहाल नहीं होने चाहिए। और वो लोग जो ट्विटर पर और इसी तरह से सोशल मीडिया पर भारत को ऑक्सीजन फराहम करने की बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर हालात ख़राब हैं लिहाजा पाकिस्तान ऑक्सीजन फराहम करे, नाज़रीन, इंसानी बुनियादों पर यह चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तो पाकिस्तान के पास भी इतना ऑक्सीजन नहीं है कि भारत को सप्लाई किया जाए, और दूसरा इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर भारत के अंदर जो इस वक्त तबाही फैली हुई है इस पर आखिर उन्हें रोना आ रहा है, तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो रोज़ाना की बुनियाद पर निहत्ते कश्मीरियों को, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इस पर उनकी ज़ुबानें क्यों खामोश थीं, इस पर उनकी ज़ुबानों को, उनके मुंह को ताला क्यों लगा हुआ था, ये ज़रूर सोचना चाहिए। ये मुनाफ़क़त है, कश्मीरियों का खून बहाया जाए उस वक्त ये लिबरल, सेकुलर्स और इंसानी हमदर्दी के झूठे दावे करने वाले लोग खामोश रहें, और जब भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द के अपने हिंदू इंतहा पसंद मारे जाएँ, अल्लाह के अज़ाब का शिकार हों, तो फिर उनके लिए इनकी ज़ुबानें खुल जाएँ और उनके मुँह खुल जाएँ और ये पाकिस्तान से बाकायदा मदद फराहम करने के हवाले से बातें करने लग जाएँ। ये दोहरा मयार और ये डबल स्टैंडर्ड तर्क करना होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के खिलाफ अमरीका की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें इंसानी हकूक़ की और इसी तरह से जो अक़लियती बरादरी हैं उनकी जो मजहबी आज़ादी है उसके हवाले से बातचीत की गई थी, और अमरीका की जानिब से कहा गया था कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए, भारत पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इस पर नाज़रीन अमरीका के अंदर मुकीम सिख और इसी तरह से ईसाई और मुसलमान, इन्होंने इस रिपोर्ट को सराहा है और अमरीका से मुतालबा किया है कि वाकई भारत के अंदर मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, लिहाजा भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएं। एक और बड़ी खबर भारत से सामने आ रही है कि भारत की फ़ौज के अंदर कोरोना वैक्सीन के लगाने का आगाज़ हो चुका है। 99% भारतीय फ़ौजियों को पहली डोज दी जा चुकी है, पहली जो वैक्सीन है वो लगाई जा चुकी है। इस हवाले से भारतीय फ़ौज के अंदर भी इतलात हैं कि आधी से ज़्यादा फ़ौज कोरोना से मुतासर हो सकती है। साथ साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि उत्तराखंड का इलाका है जहाँ पर एक और ग्लेशियर पिघल गया है जिससे सैलाब और बदअमनी फैलने का, तबाही फैलने का ख़दशा जन्म ले रहा है। जबकि नाज़रीन भारत के अंदर गुज़श्ता 3 रोज़ से हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि बाकायदा मोदी हुकूमत के पास ऑक्सीजन फराहम करने के लिए कोई मुनासिब प्लान नहीं है। यही वजह है नाज़रीन भारत के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। जिस तरह से इटली के अंदर हालात ख़राब हुए थे बिल्कुल उसी तरह से भारत के अंदर भी हैं। अस्पतालों के अंदर और इसी तरह से कब्रिस्तानों के अंदर और दीगर जगहों में बाकायदा मुर्दे दफनाने के लिए भी जगह कम पड़ गई है, मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। ये सूरत हाल भारत की चल रही है। लेकिन मोदी हुकूमत ने अगर सेहत के लिए कुछ इक़दाम किए होते तो आज भारत का सेहत का निज़ाम ना बैठता और भारत अपने ही लोगों को मुनासिब सहूलियात फराहम कर सकता था। लेकिन यही वजह है नाज़रीन अब भारत से जो अमीर लोग हैं वो तो स्पेशल जहाज़ों के ज़रिए से बाहर भाग रहे हैं, गरीब भारत के अंदर पिस चुके हैं, मार खा रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी है। भारतीय फ़ौज की जानिब से मज़ीद 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मुजाहिदीन ने भी रात गए शुपैया के अंदर बड़ी कार्रवाई की है और भारतीय फ़ौज पर जो IED ब्लास्ट के ज़रिए से हमला हुआ उसमें 4 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और भारतीय इदारों की करप्शन नाअहली खुलकर सामने आई है। 18 साल से एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तामीर हो रहा है कुलगाम के इलाके में, जो अभी तक तामीर नहीं हुआ। 18 साल हो गए, ग्रांट्स मिलती रहीं, फ़ंड मिलते रहे, वो सारे करप्शन की नज़र हो गए, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए हस्पताल नहीं बनाए जा सके हैं। यही सूरत हाल मकबूजा कश्मीर के दीगर शहरों की है जहाँ पर कश्मीरियों के नाम पर पैसे तो बटोरे गए लेकिन कश्मीरियों को सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन तुर्की और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। अमरीकी सदर जो बाइडन जब से इक़्तिदार में आए हैं जनवरी 2021 से, तब से लेकर अब तक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से उन्होंने फ़ोन पर बातचीत नहीं की थी। लेकिन नाज़रीन रात तैयब एर्दोगान से जो बाइडन
بائیڈن نے فون پر بات چیت کی ہے۔ امریکہ اور ترکی کے تعلقات کو بحال کرنے، بہتر کرنے، مستحکم کرنے پر اتفاق ہوئے ہے۔ ساتھ ناظرین کرام جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نیٹو کے اگلے اجلاس کے اندر طیب اردگان سے جو بائیڈن ضرور ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے اردگان نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہمارے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ دھمکیاں واپس ہونی چاہیے۔ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر کے مساوی تعلقات چاہتے ہیں، لہٰذا امریکہ کی بدماشی قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام امریکہ اور ترکی کے اس تعلقات کو اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو بائیڈن نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے درخواست کی ہے کہ رشیا کو سمجھایا جائے یوکرائن پر فوج کشی نہ کرے، فوج کے ذریعے سے یوکرائن کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام فرانس کے اندر ایک خاتون پولیس اہلکار پر چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے قتل کر دیا ہے، اور اس شخص کا نام تیونس کے شہری کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ یہ تیونس کا مسلمان شہری تھا جس نے پولیس پر حملہ کیا ہے اور خاتون پولیس اہلکار کو قتل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس واقعے کو اسلامی دہشت گردی کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلامی دہشت گردی کے خلاف فرانس کی حکومت اقدامات کرتی رہے گی۔ کہا جاتا ہے فرانس کے اندر ایمانوئل میکرون پولیس کے ذریعے سے نہتے مسلمانوں پر حملے کروا رہا ہے۔ متنازع قوانین کے ذریعے سے پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر باقاعدہ چھاپے مار کارروائیاں کریں اور مسلمانوں کو تنگ کریں، ہراساں کریں۔ اس کے بعد ریئیکشن میں اب پولیس پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اگر فرانس اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف متنازع اقدامات بند کر دے تو شاید فرانس کو اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن فرانس کے صلیبی حکومت پاگل ہو چکی ہے، اندھی ہو چکی ہے مسلمان دشمنی میں، اس لیے وہ اس طرح کے متنازع فیصلے دے کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام رشیا، امریکہ اور یوکرائن کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس نے یوکرائن کی سرحدوں سے اپنی فوجیں واپس بلانا شروع کر دی ہیں، لیکن امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ محض فوجیں بلانا کافی نہیں ہے بلکہ روس کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے اور یوکرائن کے خلاف جتنی بھی جارحانہ کارروائیاں کرنے کے منصوبے ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیٹو امریکہ کے فوجی بھی یوکرائن کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ اس وقت معاملات بہتر ضرور ہو رہے ہیں لیکن اتنے بہتر نہیں ہوئے کہ جسے یہ کہا جائے کہ امریکہ اور روس کے درمیان سر جنگ ختم ہو گئی ہے، بلکہ سر جنگ اور مسابقے کی جنگ جاری ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ افریقی ممالک کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں چاڈ کے اندر جو چاڈ کے حکمران تھے، صدر تھے، ان کو مسلح جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپ کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ 30 سال سے وہ اقتدار میں تھے۔ کہا جاتا ہے چاڈ کے اندر حکومت کے ساتھ فرانسیسی استعمار بھی موجود ہے۔ ایمانوئل میکرون نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاڈ کی موجودہ حکومت کے ساتھ مدد کی جائے گی اور جو ان کے صدر قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ بھی لیا جائے گا، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مسلح اپوزیشن کے لوگ چاڈ کے حکمرانوں کے خلاف کارروائیاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام سوڈان نے ایتھوپیا کو دھمکی دی ہے کہ اگر نہضہ ڈیم کو بھرا گیا، دریائے نیل کا پانی روکا گیا تو اس پر ایتھوپیا کے خلاف جنگ مسلط کر دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بیان جاری کرتے ہوئے ایک خصوصی مندوب بھی افریقی ممالک کے لیے مقرر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سوڈان، ایتھوپیا اور مصر کے معاملات سے امریکہ کو پریشانی ہے، لہٰذا مذاکرات کے ذریعے سے معاملات حل کریں، نہ یہ کہ جنگ کے ذریعے سے ایک خون خرابے کو شروع کیا جائے جس سے ان تینوں ملکوں کی عوام کو نقصان ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ نے تیغرائی قبائل کے اندر جو ایتھوپین حکومت کی فورسز کی جو جھڑپیں ہیں ان پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہاں بھی لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یورپ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کے حوالے سے ہے۔ فورن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے بعد اب سوئٹزرلینڈ بھی یورپی یونین کے لیے، یورپی اتحاد کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ نے بھی برطانیہ کی طرح یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد یورپی یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ یورپی یونین جو دنیا کے اندر بدماشی کرتی تھی، جو دنیا کے اندر اپنے اتحاد کی وجہ سے ایک قحط ڈھانے کے دعوے کرتی تھی، آج وہی یورپی یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ برطانیہ کی علیحدگی کے بعد سوئٹزرلینڈ بھی علیحدہ ہونے جا رہا ہے اور اسی طرح سے دیگر ممالک بھی علیحدگی کا سوچ رہے ہیں، جس کے بعد اتحاد ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف جو حملے کیے جاتے تھے وہ بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائیں گے۔
पाएंगे। नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।